Hello guys, I am CMA Soham. Today we will start with topic number 13 of quantitative aptitude, that is introduction of statistics from CA Foundation. तो मैं लास्ट 10 साल के पेपर का अगर एनालिसिस करूँ स्कैनर से तो ये पता चलता है कि 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज। तो इसमें क्या क्या देखना है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, डाटा कलेक्शन क्या होता है, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लाइन चार्ट और हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो शुरू करते हैं। वन व्यू इज दैट स्टैटिस्टिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस। मतलब ओरिजिन कहाँ का है, तो लैटिन वर्ड स्टेटस यहां से ओरिजिन हो सकता है। कोई बोलता है इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से ओरिजिन है, किसी का कहना है कि जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक वॉज लेटर चेंज टू स्टैटिस्टिक्स, और कोई कहता है कि फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक जो था वो बाद में स्टैटिस्टिक्स माना गया। तो अलग अलग व्यूज है। हमारे हिस्ट्री में अगर देखें हम लोग तो स्टैटिस्टिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे किया है, तो चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था उसमें इसका यूज है। उसके बाद we find statistical records on agriculture in Ain-e-Akbari written by अबू फजल। इजिप्ट में भी फैरो जो था वहां पे जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था तो वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ था। डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स के देखिए दो मतलब निकलते हैं। एक तो स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट, राइट, तो इट्स अ सिंगुलर मीनिंग कि when used as a singular noun, statistics may be defined as scientific method that it's employed for collecting, analyzing and presenting data, leading finally to drawing statistical inferences about some important characteristics. It means it is science of counting or science of averages. तो statistics को हम लोग science of counting कह सकते हैं। और दूसरा जो प्लूरल नाउन है तो उसका मतलब जो भी डाटा हमने जमा किया है उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो एप्लीकेशन कहाँ पे है, इकोनॉमिक्स में है, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब क्या, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना, बाद में देखेंगे उसको। मैनेजमेंट में यूज है, कॉमर्स इंडस्ट्री में यूज है। अभी देखते हैं वन बाय वन कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। तो डाटा कलेक्शन जो है पहले समझते हैं कि कौन से क्या डाटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिसको जो मेजरेबल है उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। जैसे कि किसी कंपनी का प्रॉफिट है, स्टूडेंट्स की हाइट है, मार्क्स है, वी कैन मेजर इट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। वेरिएबल में दो टाइप्स है, एक तो कंटिन्यूअस वेरिएबल, जैसे यहाँ पे बोला है variable may be either discrete or continuous. When variable assumes finite or countably infinite number of isolated values, it is known as discrete variable. मतलब जैसे कि हाइट कुछ भी आ सकती है 170.223 सेंटीमीटर्स, वेट कुछ भी आ सकता है 80.110, 81, 81.22, राइट। तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। जो नेचुरल चीजें हैं वो नॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। इवन कंपनी का प्रॉफिट भी अगर देखेंगे आप, इट इज कंटिन्यूअस, कुछ भी आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके मार्क्स देखे जाए सीए फाउंडेशन में, 10th में, 12th में, देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट, क्योंकि कुछ फिगर आएगा। कॉलेज में गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, डिस्क्रीट आंकड़े, तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, समझ गए। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल में बी फाउंड इन number of petals in a flower, the number of misprints a book contains, the number of road accidents in a particular locality, and so on. Examples of continuous variable may be provided by height, weight, sale, profit, so on. Finally, a qualitative characteristic is known as attribute. मतलब ये तो क्वांटिटेटिव का देख लिया हमने। क्वालिटेटिव जैसे कि जेंडर ऑफ बेबी, नेशनलिटी ऑफ पर्सन, कलर ऑफ अ फ्लावर, ये मेजरेबल नहीं है, इसलिए इनको बोलेंगे एट्रीब्यूट, ठीक है। लेकिन इसको भी हम लोग क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट। सो डाटा दो तरीके का होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा।
तो द डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी आर नोन एज प्राइमरी डेटा, whereas the data are known to be secondary data if data as being already collected are used by different person or agency। तो फर्स्ट हैंड डेटा जो होता है आप खुद जो कलेक्ट करेंगे बातचीत करके डायरेक्टली, उसको बोलेंगे प्राइमरी डेटा। सेकेंड डेटा मतलब जो मैं गवर्नमेंट का डेटा यूज करता हूँ, किसी और का रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड है उसको यूज करता हूँ, देन वी कॉल इट एज सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के टेक्निक्स कौन से हैं? इंटरव्यू लेके, मेल्ड क्वेश्चनियर आता है, ठीक है, आपको क्या पसंद है आपको नहीं पसंद, जैसे डिजिटली भी आप देखते होंगे मोबाइल पे बीच में ही क्वेश्चनियर आ जाता है, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन सी वेबसाइट यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन है, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद क्वेश्चनियर्स फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर्स, तो जो इवेल्युएशन करने वाले लोग हैं, जैसे सेंसस में क्या होता है, पॉपुलेशन सेंसस में आपके घर में इन्यूमरेटर आता है गवर्नमेंट का, आपको सवाल पूछता है, तो वो भी प्राइमरी डाटा ही है। उसके बाद इंटरव्यू मेथड अगेन कुड बी डिवाइडेड इनटू पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, राइट। उसके बाद व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा? तो सेकेंडरी डेटा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, आईएलओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक का डेटा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इंडिया में, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, आरबीआई का डेटा, राइट। तो ये सारे डेटा जो है वो सेकेंडरी डेटा मानेंगे। स्क्रूटिनी ऑफ डेटा, तो डेटा जब मिलता है तो उसको एज इट इज नहीं लेना है, स्केप्टिसिज्म करना है, डेटा वैलिडेशन करना है, स्क्रूटिनाइज करना है, मतलब चेक करना है कि डेटा ठीक है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गलतियां जो है उसको दूर करना है, राइट। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अगर देखा जाए तो डेटा जो आपका है 4 तरीके से उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। पहले तो क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा, मतलब किसी कंपनी का लास्ट 10 साल का प्रॉफिट टाइम बेस्ड है, राइट, तो वो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है या क्रोनोलॉजिकल है। जियोलॉजिकल और स्पेशियल सीरीज डेटा, मतलब एक कंपनी है उसका स्टेट वाइज सेल्स हमने दिया इस साल का, तो वो एरिया बेस्ड है, इसका मतलब स्पेशियल है, स्पेस से आया है वर्ड स्पेशियल, या फिर ज्योग्राफिकल। उसके बाद क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा, जैसे कि हमने देखा थोड़ी देर पहले, क्वालिटेटिव डेटा मतलब जेंडर ऑफ बेबी, राइट। उसके बाद ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, अच्छा लगा या बुरा लगा, दीज आर क्वालिटेटिव डेटाज। उसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा, तो वो भी हमने देख लिया, उसका मतलब क्या है, जो मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इन्होंने भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर सीए फाइनल फॉर लास्ट 20 ईयर्स, प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री पर मंथ आर एग्जांपल्स ऑफ टाइम सीरीज डेटा, क्योंकि ये टाइम बेस्ड हम लोग डेटा दे रहे हैं। जैसे कि पॉपुलेशन इंडिया का है तो ये टाइम सीरीज डेटा है, क्रोनोलॉजिकल है। डेटा ऑन नेशनलिटी, जेंडर, स्मोकिंग हैबिट, ये क्वालिटेटिव डेटा है। उसके बाद द क्वालिटेटिव डेटा एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा बिलोंग टू द फ्रीक्वेंसी ग्रुप, वेयर एज टाइम सीरीज डेटा एंड ज्योग्राफिकल डेटा बिलोंग टू नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। इसके बाद प्रेजेंटेशन अगर करना है मुझे तो कैसे करूंगा मैं? तो 3 तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो है वो, मतलब सबसे बेस्ट इन द सेंस कि जो व्यूअर है जिसको मुझे दिखाना है, अगर किसी कंपनी मुझे प्रेजेंटेशन देना है किसी कंपनी में बड़े ऑफिसर्स के सामने, तो एज ए फिनांस पर्सन व्हाट कैन आई डू? आई विल प्रेजेंट दैट डेटा इन डायग्रामेटिक फॉर्म rather than in tabular और टेक्स्ट फॉर्म, बिकॉज टेक्स्ट पढ़ने में काफी टाइम लगता है लेकिन डायग्राम देख के समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं डायग्राम दूंगा, पाए चार्ट दूंगा, बार चार्ट दूंगा, लाइन चार्ट दूंगा। अगर वो नहीं जमा देन आई विल गो फॉर टेबुलर विच इज बेटर देन टेक्सचुअल, ठीक है। और वो भी नहीं जमा देन आई विल फाइनली प्रेजेंट माय डेटा इन टेक्स्ट फॉर्म। तो टेक्सचुअल डाटा थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, इन 2009 आउट ऑफ टोटल ऑफ 5000 वर्कर्स ऑफ रॉय एनिमल फैक्ट्री 4000
200 were members of trade union. Okay, the number of female workers was 20% of total workers, out of which 30% were members of trade union. In 2010, the number of workers belonging to trade union was increased by 20% as compared to 2009, out of which 4,200 were male. The number of workers not belonging to trade union was 950, of which 450 were females. तो सिंपल है, लेकिन इसका सेंस नहीं बनेगा. वी विल नॉट बी एबल टू यूज इट और मेक इट सेंस आउट ऑफ इट, और आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे. इसलिए टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हाउएवर इज नॉट प्रेफर्ड बाय स्टैटिस्टिशियन इवन दो इट इज सिंपल, simply because it is dull, monotonous and comparison is difficult basically. ठीक है, is not possible, it is difficult, comparison is difficult. तो इसको याद रखना, आ सकता है एमसीक्यू में. उसके बाद आता है आपका टेबुलर, यानी टेबल फॉर्मेट में. तो टेबल का टेक्सचर आपको पता है, ये टेबल है, राइट, रोज कॉलम्स. तो ऊपर वाला ही डेटा इन लोगों ने क्या किया है, टेबल फॉर्मेट में डाल के दिया है. अभी आप देखिए, जो डेटा कंपेरेबल नहीं था, टेबल फॉर्मेट में डालने की वजह से वी कैन कंपेयर इट एक्चुअली. जैसे कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि टोटल नंबर जो है मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन इट हैज इंक्रीज्ड. टोटल फैक्ट्री मेंबर्स का नंबर भी बढ़ा है, मेल फीमेल का कंपोजिशन मुझे दिख रहा है. गुड. तो ये होता है टेबुलर फॉर्म. फाइनली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो सबसे बढ़िया है प्रेजेंटेशन देने के लिए या फिर समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए. तो लाइन डायग्राम क्या होता है? तो लाइन डायग्राम मतलब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपका प्रोग्रेस है, जैसे कि किसी कंपनी का प्रॉफिट है 2010 से 2025 तक 15 साल का, आई विल प्लॉट इट वन बाय वन एंड आई विल ग्राफिकली join those points. It is called as line diagram. So बार डायग्राम क्या है? तो इंस्टेड ऑफ पॉइंट डालने के बजाय आई विल पुट अ बार उतने साइज का. ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल ही देख लेते हैं. द प्रॉफिट इन लैक्स ऑफ रुपीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल हाउस फॉर 2009, 10, 11, 12, 13 आर 589 वगैरह वगैरह. तो इसको मैं अगर 7 साल के डेटा को ऐसे पॉइंट इधर रखूं, 2009 का 5 लाख, 2010 का यहाँ पे कितना था 8 लाख, ऐसे करके, और वो लाइन जोड़ू, पूरे वो पॉइंट जोड़ू, तो ये जो बनेगा वो लाइन डायग्राम है. राइट, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड. यहाँ से मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि बाबा मेरा जो प्रॉफिट है इट इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड. ओके, उसके बाद बार चार्ट, मतलब ये मैं पॉइंट ना डालूं और उसके जगह पे एक एक बार डालूं, 5 लाख, 8 लाख, ऐसे करके, तो इससे भी मुझे कंपैरिजन करने को मिलेगा. उससे भी समझ में आएगा कि प्रॉफिट मेरा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है. नाउ थोड़ा सा आप देखेंगे कि वीट एंड राइस का रीजन वाइज इन्होंने किसी रीजन का प्रोडक्शन दिया है. तो 2012 में वीट 12 था, राइस 25 था. 2015 आते आते वीट 19 हो गया, राइस 36 हो गया. तो इसमें हम लोग लाइन डायग्राम भी बना सकते हैं या तो बार डायग्राम बना सकते हैं. तो बार डायग्राम बनाऊंगा मैं, तो मुझे सिंगल बार नहीं मल्टीपल बार डायग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब एक राइस के लिए एक वीट के लिए. फिलहाल इन्होंने लाइन डायग्राम बनाया है. तो ये जो लाइन है नीचे वाली इट इज फॉर वीट एंड जो ऊपर वाली लाइन है इट इज फॉर राइस. राइट, तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा जो राइस का है वो ज्यादा तेजी से आखिर में बढ़ा है. राइट, अगर मैं बार यूज करूं तो इस बार डायग्राम को क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं मल्टीपल बार डायग्राम, क्योंकि सिंगल बार नहीं है, एक से ज्यादा है तो मल्टीपल. एक के साइड एक में जोड़ूंगा और उसमें राइस एंड वीट का प्रोडक्शन दूंगा. तो ये ब्लैंक वाला जो है राइस है, जो लाइनें मारी है जो वीट का है. समझ गए? तो इस तरीके से आप ग्राफिकली डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं. यहां पे जो डाटा दिया है जो पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब किसी चीज का आपको कंपोजिशन दिखाना है कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ बॉक्साइट.
राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है, डिप्रिसिएशन कितना है, रॉयल्टी कितना है, बराबर, रिपेयर मेंटेनेंस कितना है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो वहां पे मैं पाई डायग्राम ज्यादा बेटर तरीके से मुझे दिखा सकता है कि क्या कंपोजिशन है कॉस्ट का। यहां पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो कौन से सोर्सेस से आता है, कस्टम्स, एक्साइज, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिसलेनियस। तो ये जो भी टोटल होगी, ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, हर जो आइटम है, हर जो सोर्स है, उसको मैं 360 डिग्रीज में से कितना एंगल दूंगा, कितना पाए दूंगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया है। तो हमारा कस्टम जो है 80/540 इंटू 360, मतलब टोटल जो रेवेन्यू मेरा था, इसको अब मैं देखूं तो 80 प्लस 190 प्लस 160 प्लस 75 प्लस 35, तो ये टोटल मिला के होगा मेरा 540। तो 80 आउट ऑफ 540 मतलब 360 डिग्री में से कितना, ये कैसे निकालोगे आप? तो सिंपली 80 आउट ऑफ 540 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो आपको मिलता है 53 डिग्रीज, बराबर। तो इस तरीके से एक्सरसाइज का 190 आउट ऑफ 540 मल्टीप्लाइड बाय 360 इज इक्वल टू 127 डिग्रीज। इस तरीके से मैं पूरा 1 बाय 1 हर आइटम का निकालूंगा कि हाउ मच विल बी द एंगल ऑफ दैट एरिया और दैट पाई दैट विल आई विल असाइन टू दैट पर्टिकुलर आइटम, एंड सब मिला के मेरा 360 डिग्रीज होगा, बराबर। और जब मैं ये पूरी डायग्राम निकालूंगा इतना डिग्री एंगल लेके, देन मुझे को कंपोजिशन मिल जाएगा इस तरीके से, राइट। तो एक्साइज, कस्टम, इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि एक्साइज सबसे ज्यादा कंपोजिशन देता है। तो ये देखने में क्या झट से जिसको मैं दिखा रहा हूं उसको समझ में आ जाएगा, बराबर। तो ये है आपका पाई चार्ट। तो इस तरीके से अपना 3 तरीके का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया, लाइन चार्ट, उसके बाद बार चार्ट, बार चार्ट में सिंगल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, उसके बाद पाई चार्ट। तो ये 3 तरीके जो है आप ध्यान में रखेंगे। और पाई चार्ट में एंगल कैसे निकालना है, तो जो भी जिसका भी टोटल है, जैसे कि कॉस्ट मेरा अगर 1000 आ रहा है, राइट, और किसी एक कंपोनेंट का कॉस्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर मेरा 100 है, तो एंगल कितना असाइन करूंगा मैं? एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 360, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 360 मतलब 36 डिग्रीज। सिमिलरली अगर मेरा डिप्रिसिएशन 200 रुपए है आउट ऑफ माई टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 पर टन, तो एंगल कितना दूंगा मैं डिप्रिसिएशन वाले एरिया को? डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्रीज, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 360 दैट इज 72 डिग्रीज। आपको कैलकुलेटर अलाउड है, ये बेसिक जो सम्स है वी कैन डू इट, मतलब उसके लिए कैलकुलेटर जरूरी नहीं है बट यू कैन यूज इट, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए यहां तक रुकते हैं। अगला वाला जो पार्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम, दैट वी विल सी इन लेटर टॉपिक। फॉर नाउ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा एज होमवर्क जो आपको करने हैं और अगले चैप्टर के लिए रेडी रहना है। तो लेट मी गिव यू दिस एग्जाम्पल, या सो ये स्कैनर में से एग्जाम्पल है, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन कलेक्शन ऑफ डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरव्यू मेथड्स आर देयर? तो पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, पब्लिश डेटा। तो आपको आंसर बताना है कौन सा है, इजी है, बट ये आया हुआ है पेपर में, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। प्रॉफिट्स मेड बाय XYZ बैंक विच इज अ ब्लू चिप कंपनी इन डिफरेंट ईयर्स रेफर टू डैश डैश, मतलब इस किस में आएगा? क्या ये एट्रीब्यूट है, क्या ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, या कंटिन्यूस वेरिएबल है, या कुछ भी नहीं है इसमें से? अगेन एन इजी वन। और which one of the following is a source of primary data? Government records,
रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स, या फिर क्वेश्चन बाय एन्यूमरेटर्स। तो हमने जो आज जो स्टडी किया वो इसमें उसमें से आपका ये हो जाएगा, आप कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आखिर में आपको ये बोलूंगा कि सो prepare this topic today and stay tuned for rapid preparation course. Thank you.